हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम विशेष 3 पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें देखिए, पहला पॉइंट होगा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड पॉइंट होगा आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और थर्ड पॉइंट होगा आपका आईटी गैजेट्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का विकास। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस तरीके से विकसित हुआ है। जो हमारे सामने आज कंप्यूटर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था वहीं से लिया है, ठीक है। और उसी पॉइंट को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है द वर्ड कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेशन। इसको मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट नामक शब्द से हुई है और कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। यानी जो कंप्यूटर है वो बेसिकली बना था गणना करने के लिए, यानी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत इसकी हुई थी कैलकुलेशन डिवाइस के रूप में। जो गणना करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। In early times, people used fingers, stones and bones for calculation. एक बहुत ही समय पूर्व व्यक्ति काउंटिंग करने के लिए फिंगर्स मीन्स जो अपनी उंगलियां हैं उनका यूज करते थे, कंकड़ पत्थर का यूज करते थे, या फिर कह लीजिए कि हड्डियां होती थी जानवरों की, इस तरीके की चीजों का यूज करते थे गणना करने के लिए। फिर क्या हुआ, थोड़ा टाइम जैसे ही आगे बढ़ा तब चाइनीज ने एबाकस को डेवलप किया। एबाकस इस तरीके से दिखता था और इसका उपयोग गणितज्ञ समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किया जाता था, यानी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। और ये एबाकस बीसी से भी पूर्व बन गया था, ठीक है। तो हमने इसी एबाकस को आगे लिखा है विच हेल्प इन काउंटिंग लार्ज नंबर। जो एबाकस है, इसे हम बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आज भी बच्चों को एबाकस सिखाया जाता है और उसमें भी बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे वास्तव में कंप्यूटर का जो निर्माण है, उसकी जो सबसे पहली सीढ़ी है वो एबाकस ही है, ठीक है। सबसे पहले एबाकस का ही निर्माण हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी मशीनें आती गई और फिर आज के टाइम जैसा कंप्यूटर हमारे सामने, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एबाकस के बाद क्या आया। एबाकस के बाद नेपियर्स बोन आया, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता था नेपियर बोन। तो इसका जो गणना करने का जो तरीका था वो कुछ इस तरीके से होता था। तो पहले तो एबाकस आया, लेकिन एबाकस के बाद कौन आया, नेपियर बोन्स आया। नेपियर्स बोन जो डिवाइस आई, इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से होते थे, फास्ट होते थे मल्टीप्लिकेशन। फिर और टाइम आगे बढ़ा तो फिर आया पास्कलिन कैलकुलेटर, यानी एक कैलकुलेटर का निर्माण किया गया जो कि हमारे काफी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करता था। इस तरीके से दिखता था पास्कलिन कैलकुलेटर। देन फिर आया डिफरेंस इंजन, इस तरीके से, ठीक है। कंप्यूटर पर ये जो आपको देख रहे हैं डिफरेंस इंजन, ये एक टाइम का कंप्यूटर था, ठीक है। इसी तरीके से काम होता था कंप्यूटर पे, है ना। इसी तरीके से दिखता था, कोई आपके पास कीबोर्ड या माउस नहीं होते थे उस टाइम पे, ठीक है। इसी तरीके की इंजन होता था जिसका यूज किया जाता था कैलकुलेशन करने के लिए। फिर और भी टाइम आगे बढ़ा तो अब आया एनालिटिक इंजन, जो कि इस तरीके से होता था, इस तरीके से दिखता था, ठीक है। अब इनका निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने, तो चार्ल्स बेबेज ने ये जो इंजन का निर्माण किया, बेसिकली इस इंजन के निर्माण के बाद से कंप्यूटर का आना शुरू हुआ है। इसके पहले की तो जो आपने डिवाइसें देखी वो कैसी थी, नॉर्मल, मतलब जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रही है। जैसे आपने एबाकस देखा, यहाँ पर एबाकस देखा, ये नॉर्मल यंत्र है ना। नेपियर बोन सा नॉर्मल यंत्र था, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें प्रोसेसर भी यूज हो रहा है और काफी चीजें यूज हो रही है, ठीक है। नॉर्मल यंत्र बने थे पहले, छोटे मोटे यंत्र बने थे। लेकिन जैसे डिफरेंस इंजन आया तो मानो कि कंप्यूटर बनने की क्रांति से शुरू हो गई।
यहीं से डिफरेंस इंजन के बाद से जो है कंप्यूटर का एक नया रूप आना शुरू हो गया। तो इस समय तो खैर ये इंजन था, लेकिन जो वास्तविक जननी है कंप्यूटर के वो यहीं से मानी जाती है, ठीक है। और इसके निर्माण के बाद से ही जो कंप्यूटर है वो काफ़ी प्रचलित होने लगे, ठीक है। होने को तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे कंप्यूटर बन गए थे इनके बाद ही, लेकिन प्रचलन में यहीं से आने शुरू हुए इन इंजन के डेवलपमेंट के बाद से, ठीक है। तो ये जो इंजन है इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। तो इसी कारण कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। याद रख लेना ये वाला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है या कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यहाँ तक तो आपने देख लिया। तो ये था आपका कंप्यूटर का इवोल्यूशन, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ वो चीज हमने यहाँ पे देखी। अब ये जो अभी हमने डिस्कस किया एनालिटिक इंजन के बाद, तो क्या हो गया, एक मतलब कंप्यूटर प्रचलन में आने लगा, ठीक है। कंप्यूटर का एक रूप ही सामने आने लगा जब ये इंजन बन गए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ तक तो आता है आपका कंप्यूटर के इवोल्यूशन में कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो कंप्यूटर का विकास हमने देख लिया कि एनालिटिक इंजन आ गए, यानी अब कंप्यूटर विकास में आ चुका, कंप्यूटर अपने रूप में आ चुका है एनालिटिकल इंजन के बाद से, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तब कंप्यूटर की जनरेशन कैसे आई ये हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द डेवलपर्स ऑफ कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इन मैनी फॉर्म ऑफ जनरेशन। जो कंप्यूटर के डेवलपर्स हैं, यानी जो कंप्यूटर के निर्माण करता है, उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के जनरेशन को कई भागों में बांट दिया। अब मोस्टली तो कहते हैं 5 जनरेशन और कई जगह 6 जनरेशन भी बताई जाती है। अब वो 6वीं जनरेशन कौन सी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर की जनरेशन को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर का जो जनरेशन का विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, तो देखिए हमने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, हियर द जनरेशंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड टाइम वाइज एज वेल एज टेक्नोलॉजीज यूज्ड। तो बेसिकली जो जनरेशन है उसको हमने टेक्नोलॉजी के आधार पर बांट दिया, ठीक है। आज के टाइम की तो टेक्नोलॉजी आप देखते हो बहुत विकसित है, लेकिन एक टाइम था जब टेक्नोलॉजी बहुत ही कम विकसित थी, यानी ना के बराबर विकसित थी। फिर वो धीरे से विकसित हुई, फिर और विकसित हुई, फिर और विकसित हुई। तो इस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई वैसे वैसे जनरेशन चेंज होती चली गई, ठीक है। तो हर समय आने वाली नई टेक्नोलॉजी ने एक कंप्यूटर की एक नई जनरेशन को जन्म दिया, ठीक है। सो कंप्यूटर की जनरेशन जो है वो हम टाइम के आधार पर बांटते हैं और टेक्नोलॉजी के आधार पर बांटते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई वैसे वैसे कंप्यूटर की नई नई जनरेशन आई। अब जो टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी का कुछ तो टाइम पीरियड होता है ना कि ये टेक्नोलॉजी कब से चल रही है, कब तक चल रही है। जैसे कि हम अगर अपने आज के टाइम के कंप्यूटर उठा लें या रोबोट्स कंप्यूटर की बात कर लें तो उसका कोई टाइम तो है ना कि हम 90 से यूज़ कर रहे हैं रोबोट कंप्यूटर्स का, ठीक है, 90 से मास से यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और वो टेक्नोलॉजी कितने टाइम तक चली है, ठीक है, इसके आधार पे जनरेशन को डिवाइड किया गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की जनरेशंस। तो देखिए यहाँ पे चार्ट आपके सामने आया है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की जनरेशन है उसको यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया। अभी आप कहेंगे मैडम आपने 6 बताई थी। 6 हम अभी थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ते, जनरल भाषा में 6वीं जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। बता देती हूँ, बेसिकली जो 6वीं जनरेशन है वो है आपकी फ्यूचर, कि फ्यूचर में किस तरीके से कंप्यूटर आने वाले हैं उसको हम 6th जनरेशन के रूप में देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो थ्योरी है या आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी 5 जनरेशन ही चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरेशन को यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। तो पहली जनरेशन थी वो 1945 से 55 के बीच में चली। दूसरी जनरेशन 1955 से 64 के बीच में रही। तीसरी जनरेशन 1964 से 1974 के बीच में रही। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 के बीच में रही और फिफ्थ जनरेशन 1989 से आज तक चल रही है। अब हम इनको विस्तृत रूप में जान लेते हैं कि ये जनरेशन किस प्रकार होती थी, कौन सी टेक्नोलॉजीज में वर्क करती थी और किस तरीके से इस समय कंप्यूटर रिएक्ट करते थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है वो कितना था आपका 1945 से 1955, यानी 1945 और 1955 के बीच में जितने भी कंप्यूटर हैं
वो सब हम फर्स्ट जनरेशन में मानते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया टाइम और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टाइम तो पता चल गया। 1945 से 1955 के बीच के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मानते हैं। अब इस समय टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी तो देख लीजिए, ये लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने, द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज में लिए जाते थे। ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब होते थे। ठीक है, ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, यानी करंट को सिस्टम के अंदर भेजती भी है, और जब हमें करंट नहीं चाहिए होता तो हम वैक्यूम ट्यूब की मदद से करंट के फ्लो को क्या कर देते हैं? बंद कर सकते थे। ठीक है, तो यानी ये कह लीजिए कि एक तरीके से स्विच का काम करती है। हमारे पास स्विच होते हैं ना, सिर्फ फैन को चालू करना है तो स्विच है, ऑन कर दिया तो करंट का फ्लो चालू हो गया, ऑफ कर दिया तो करंट का फ्लो बंद हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास जैसे फैन, लाइट, इनके स्विच होते हैं, इसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब का भी इस्तेमाल होता था। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो उस जमाने में यूज में ली जाती थी, जिससे हम करंट के फ्लो को क्या कर सकते थे? कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, अब ये जो आपकी वैक्यूम ट्यूब है ये यूज की जाती थी बेसिकली मेमोरी, और साथ ही साथ में सीपीयू का जो सर्किट है वो भी हम वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही बनाते थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? दिस ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो ट्यूब होते हैं ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह क्यों होता है? हम क्यों कह रहे हैं? क्या ये दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह? नहीं, इनकी जो वर्किंग है ना वो इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह है। कैसे? देखिए क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ, प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट एंड द इंस्टॉलेशन यूज्ड टू फ्यूज फ्रीक्वेंटली। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा जब हम उसको जला देते हैं, अब तो खैर एलईडी बल्ब आ चुके हैं, खैर होने को तो आज भी वैसे नॉर्मल बल्ब चलते हैं, पर एलईडी बल्ब का टाइम ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम में। बट आपने देखा होगा नॉर्मल बल्ब भी होते हैं जो येलो कलर का प्रकाश आता है दिन में अधिकतर। ठीक है, तो वो बल्ब जो होते हैं वो बहुत जल्दी हीट जनरेट करते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब उन बल्ब को आप चालू करते हो ना, बहुत मात्रा में हीट जनरेट होती है। इवन जल जाए तो उसके आसपास यदि आप अपना हाथ ले जाओ या कोई भी चीज़ ले जाओ तो आपको काफ़ी हीट वहाँ पे महसूस हो जाएगी। तो ये जो आपकी वैक्यूम ट्यूब है ना, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह ही होते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती थी। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या लिखा है? एंड द इंस्टॉलेशंस यूज्ड टू फ्यूज फ्रीक्वेंटली। और साथ ही साथ में जब हम इनका यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब का, तो ये जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, ठीक है, इसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब है वो यूज़ करने पे जल्दी जल्दी बार बार क्या हो जाते थे? फ्यूज हो जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, Therefore, they were very expensive and only large organizations were able to afford it. अब ये भाई बार बार फ्यूज हो जाएंगे तो हमें बार बार वैक्यूम ट्यूब लाना पड़ेगा। ठीक है, और आते भी महंगे थे वैक्यूम ट्यूब, तो इस कारण ये जो वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर से उस समय इनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था, हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब है, इनका यूज़ करना काफ़ी महंगा पड़ता था, बहुत एक्सपेंसिव होता था। इसलिए यदि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वही इस तरीके के कंप्यूटर को अफोर्ड कर पाता था, वही इस तरीके के कंप्यूटर का यूज़ कर पाता था। कुछ कंप्यूटर थे उस जनरेशन में, उनके नाम देख लीजिए यहाँ पे, इनको आप थोड़ा सा याद रख लेना। देखिए क्या क्या आ रहा है, एनिएक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650 एक्सेट्रा। ये आपके उस टाइम के कंप्यूटर्स के नेम होते थे। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की एक बार विशेषताएं शॉर्ट में देख लीजिए। पहली विशेषता क्या हो गई कि ये मशीन लैंग्वेज को यूज करते थे। ठीक है, यानी मशीन की भाषा में हमें यहाँ पे काम करना होता था। लैंग्वेज यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो तो लैंग्वेज के आने वाले टाइम में हम अच्छे से डीप में समझेंगे। यदि आपको पता है मशीन लैंग्वेज के बारे में तो आप अभी इसको समझ जाइए कि मशीन लैंग्वेज होती थी, और यदि मशीन लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते तो लैंग्वेज हम आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले नेक्स्ट मॉड्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो अभी जान लीजिए कि जो विशेषता है फर्स्ट जनरेशन की, उसमें क्या होता था? मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। दूसरी विशेषता ये थी फर्स्ट जनरेशन की कि बहुत कॉस्टली होते थे। तीसरी विशेषता ये थी कि ये बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे, जैसा कि हमने अभी स्लाइड में पढ़ा।
चौथी, इनका जो साइज है वो काफी ह्यूज होता था, काफी बड़ा होता था। देखिए इनका साइज दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से इतने बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते थे उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च होती थी। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए इसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती थी। तो पहला हार्डवेयर तो आपने देख लिया कि ये जो आपके वैक्यूम ट्यूब है इस तरीके से यूज होते थे। ठीक है, दूसरा हार्डवेयर कौन सा यूज होता है, इसमें इनपुट देने के लिए यूज होते थे पंच कार्ड। इस तरीके से पंच कार्ड होते थे जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, और इस तरीके के पंच कार्ड के द्वारा ही इनपुट दिया जाता था। ठीक है, ये हार्डवेयर में यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो सबसे पहले देखिए टाइम क्या था सेकंड जनरेशन का। तो सेकंड जनरेशन का टाइम था 1955 से 1964। एक बात और, ये जो जनरेशन का हम टाइम पढ़ रहे हैं जैसे 1955 से 1964, इसके पहले की जनरेशन पढ़ी वो हमने 1954 तक पढ़ी। तो ये जो जनरेशन का टाइम है ना, ये यदि आप डिफरेंट किताबों में देखोगे या इंटरनेट पे जाओगे सर्च करने, तो हो सकता है आपको ये टाइम है ना थोड़ा सा आगे पीछे मिल जाए। क्योंकि बेसिकली क्या है, जो जनरेशन बनाई गई है क्या, मतलब बाद में जो स्टडी हुई है ना, तो स्टडी के आधार पे सबने अपने अपने हिसाब से जनरेशंस लिखी है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा गौर मत करना कि भाई मैडम ने 1955 से बताइए और 1964 तक बताइए तो यही होनी चाहिए, या हमारी किताब में तो कुछ और लिखी है। देखो ये आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये क्या डेवलपर्स, जो कंप्यूटर डेवलपर्स है ना, तो कई सारे कंप्यूटर डेवलपर्स हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग अपनी अपनी स्टडी करी है। ठीक है, तो जो सन है ना यहाँ पे जो बता रही हूँ मैं, तो अगर ये आपको किसी बुक में आगे पीछे मिल जाए, इंटरनेट पे आगे पीछे मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा इसको मायने मत करना। ठीक है, बाकी जो सन है वो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होते हैं, 1 साल का अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और जगह देखोगे तो। ठीक है, हो सकता है 2 का आ जाए, 1 या 2, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इस जमाने की टेक्नोलॉजी की। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड that were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machine made of vacuum tube. नेक्स्ट जनरेशन आई तो अब इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। आपको डायग्राम में दिख रहे हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर्स होते थे। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको हम बाइनरी स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो ना, तो बाइनरी भाषा में काम करता है कंप्यूटर। तो इस तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते थे और इन ट्रांजिस्टर्स को हम बाइनरी स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे वैक्यूम ट्यूब के द्वारा कंप्यूटर का जो सर्किट है, सीपीयू का सर्किट बनता था, ऐसे ही सेकेंड जनरेशन में इन ट्रांजिस्टर के द्वारा ही सिस्टम का जो सर्किट है वो डिजाइन किया गया था। अब ट्रांजिस्टर की विशेषता ये है कि ये वैक्यूम ट्यूब से तो सस्ते होते थे। क्या लिखा हमने, That were cheaper। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में क्या होते थे, सस्ते होते थे। दूसरी चीज, कंज्यूम्ड लेस पावर। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफी कम पावर इनमें खर्च होती थी इनको यूज करने में। फिर मोर कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज में भी थोड़े छोटे होते थे। मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की क्या क्या विशेषता है, एक तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से ट्रांजिस्टर होता था। ट्रांजिस्टर की जो विशेषता है वो ये है कि वो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते थे, वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा सस्ते होते थे, वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी कम पावर को खर्च करती थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो काफ़ी कम खर्च होती थी। और चौथी सबसे बढ़िया बात कि साइज में उससे कम होते थे। भाई जितनी बड़ी साइज होती है किसी भी सामान की, वो उतना ही बड़ा हेडेक देता है, ये तो खैर आप सभी जानते हो। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब था वो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, लेकिन जब ट्रांजिस्टर आया तो इसमें इस तरीके से आपको दिख रहा है स्विच, इसको हम बाइनरी स्विच बोलते हैं ट्रांजिस्टर को। इस तरीके के स्विच यूज होने लगे तो इससे कंप्यूटर का जो साइज है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी। इस जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक कोर कैसे होती है, यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम के रूप में दिख रही है। ये मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता था, एक पीस होता था जिसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पावर होती थी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के रूप में उस समय इस तरीके से मैग्नेटिक पीस को ही रखा जाता था जिसको हम बोलते थे मैग्नेटिक कोर।
और इस मैग्नेटिक कोर में ही जो डाटा है वो स्टोर होता था। मैग्नेटिक मेमोरी का हम प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज करते थे, ठीक है, जो आज भी देखते हो ना प्राइमरी मेमोरी सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि डाटा तो आप प्राइमरी मेमोरी में सेव करते हो, ठीक है। तो जो भी डाटा उस समय भी सेव होता था प्राइमरी मेमोरी में, वो मैग्नेटिक कोर में सेव होता था। देन फिर हमने लिखा एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज ए सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाता था? सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज किए जाते थे इस तरीके से मैग्नेटिक टेप। ये आपको मैग्नेटिक टेप दिख रहे हैं, ये कैसे होते हैं? ये आपको यदि याद हो तो एक टाइम था जब कैसेट चलती थी और कैसेट में रील होती थी, ठीक है। ये दिख रही है आपको, ये गोलाकार जो दिख रही है, तो इस तरीके से गोलाकार जो आपको दिख रही है क्या रील होती थी, तो एक पतले रिबन की तरह होती थी, है ना। अगर आपने कैसेट देखी हो पहले के टाइम की, तो अब नहीं देखी हो तो फिर मैं अभी कैसे बताऊं आपको। यदि नहीं देखी हो तो फिर आप ये चित्र देख के एज्यूम कर लीजिए किस तरीके की मैग्नेटिक टेप होती है। और मैग्नेटिक टेप बेसिकली क्या होती है, एक पतला रिबन जैसी होती है मैग्नेट की, ठीक है। और ये जो मैग्नेट टेप है ये क्या ऐसे रील की तरह होती है, ऐसे रोल होती है गोल गोल फॉर्म में, ठीक है। और इसी मैग्नेटिक टेप में डाटा क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप होती थी और साथ ही साथ में मैग्नेटिक डिस्क भी होती थी। मैग्नेटिक डिस्क तो आप समझ जाइए, नॉर्मली आपने आजकल जो डिस्क देखी है अपनी हार्ड डिस्क देखी होगी, तो यही मैग्नेटिक डिस्क सेकेंड जनरेशन में यूज होती थी फॉर अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए, ठीक है। तो जो सेकेंड जनरेशन है बहुत खास पॉइंट है, ये जो सेकेंड जनरेशन है उसमें प्राइमरी मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक कोर यूज होता था, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यूज में ली जाती थी। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो इस टाइम पे असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फॉर्ट्रैन कोबोल वर यूज्ड, ठीक है। इस जमाने में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लग गया था, जैसे फॉर्ट्रैन है, कोबोल है, ठीक है। ये फॉर्ट्रैन है, कोबोल है, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं हो, ABCD भी नहीं जानते हो, तो आप अभी टेंशन मत लेना। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं डीप में चली गई तो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आप फिलहाल इसको याद कर लीजिए, लेकिन आने वाले जो हमारे मॉड्यूल्स हैं ना, जैसे हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग हो गई, ये IoT हो गई, ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है, यानी प्रैक्टिकल है। और जब आप पाइथन पढ़ोगे ना, तब ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। और फिर भी आप यदि असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को अच्छे समझना भी चाहते हो, तो मेरी प्लेलिस्ट में अभी पाइथन के लेक्चर्स मौजूद हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता चल जाएगा, जिसमें आप मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हुआ है, बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से इसको अभी देख सकते हो यदि देखना चाहो तो, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर लेटर ऑन तो हम इनको डिस्कस करेंगे ही। आगे बढ़ते हैं, तब हम देख लेते हैं सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन। पर इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते थे, तो कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते थे, तो देख लीजिए IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। इस नाम के कंप्यूटर इस जनरेशन में यूज होते थे। तो देखिए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हम थर्ड जनरेशन देखते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज फ्रॉम 1964 टू 1974, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन का टाइम है वो 1964 से 74 के बीच में माना जाता है। फिर इसकी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, अब यहाँ पर यूज होने लगी IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी। देखिए क्या लिखा हुआ है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बाय यूजिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट मींस IC टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इनमें इनके डेवलपमेंट में यूज होती थी IC मींस इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज होती थी। थर्ड पॉइंट देखिए, in this generation computers are used for scientific, commercial and interactive online application। इस टाइम के कंप्यूटर्स साइंटिफिक, कमर्शियल यानी व्यापार और
इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए यूज में आते थे। ठीक है, तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइंटिफिक, कमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यूज में लिए जाते थे। नेक्स्ट वन देखिए, प्रोग्रामिंग वाज डन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज कोबोल, फॉर्ट्रैन, बेसिक। ठीक है, इस टाइम पे जो प्रोग्रामिंग यूज होती थी वो कौन सी होती थी? हाई लेवल की प्रोग्रामिंग यूज होती थी। ठीक है, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग यूज होती थी जिसमें कोबोल, फॉर्ट्रैन, बेसिक इत्यादि यूज होते थे। अब मैं फिर से वही बात आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हो तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। और यदि फिर भी आप जानना चाहते हो तो आप पाइथन की प्लेलिस्ट में से इसको देख सकते हो। पाइथन के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। फिर आने वाले टाइम में पाइथन की मैं न्यू प्लेलिस्ट फिर से बनाऊंगी जनवरी 2022 के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कुछ जो कंप्यूटर थे इस जनरेशन में उनके नाम क्या थे देख लीजिए। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर के नाम थे IBM 360Y370, CDC 6600, PDP 8Y11। ये इस जनरेशन के कंप्यूटर के नाम थे। ठीक है, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर देख लीजिए आप। अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन पे, क्या लिखा हुआ देख लीजिए। सबसे पहले जो फोर्थ जनरेशन का पीरियड था वो कितना था? 1975 से 1989। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? तो यहाँ पे देख लीजिए, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। जब फोर्थ जनरेशन आई तो अब यूज होने लगा माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, आपको यदि इसके पहले का प्रीवियस लेक्चर देखा हो, याद हो, तो हमने डिजिटल कंप्यूटर पढ़े थे और डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहला पढ़ा था हमने माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर में क्या यूज होता था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी शुरुआत फोर्थ जनरेशन से हुई है। ठीक है, तो जो फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया था। माइक्रो प्रोसेसर जो है बेसिकली किससे बनते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ICs विथ VLSI टेक्नोलॉजी। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेटेड सर्किट लगते हैं वो कैसे लगते हैं? VLSI टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। यानी जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर बनने लगे और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो IC की मदद से बनते थे और जो IC इसमें यूज होती थी उसको हम क्या बोलते थे? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो VLSI का यूज करके हमारे फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर तैयार होते थे। यानी जो IC हैं वो कई मात्रा में यहाँ पर यूज होने लग गए थे। देन by coming to fourth generation, computer became very small in size. It became portable. ठीक है, जैसे फोर्थ जनरेशन आई तो कंप्यूटर का जो साइज है वो काफी छोटा हो गया और काफी ये पोर्टेबल होने लगे। यानी इस टाइम पे हमको लैपटॉप जैसे कंप्यूटर मिलने लगे थे जो कि पोर्टेबल होते थे, इनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते थे। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? द मशीन ऑफ फोर्थ जनरेशन स्टार्टेड जनरेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट। अब जो फोर्थ जनरेशन की मशीन आई इसमें जो हीट जनरेट होने का जो अमाउंट है वो काफी हद तक कम हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है? इट इज मच फास्टर एंड एक्यूरेसी बिकेम मोर रिलायबल। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते थे, यानी बहुत ही पहले की कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से काम कर लेते थे। इनका जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट आने लगा था, जिससे ये इस टाइम के कंप्यूटर और भी ज़्यादा रिलायबल हो गए, यानी और भी ज़्यादा विश्वसनीय हो गए। देन इट बिकेम अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल एज वेल। अब जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए ये नॉर्मल पीपल भी इनको यूज करने लगे। यानी पहले तो एक टाइम था जब अफोर्ड करना ही मुश्किल होता था, हर कोई इस कंप्यूटर खरीद ही नहीं पाता था थर्ड जनरेशन तक। फिर जैसे फोर्थ जनरेशन आई तो कॉमन पीपल कंप्यूटर को खरीद सकते थे। नेक्स्ट लिखा है प्रोग्रामिंग वाज डन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C, C++ एंड डेटाबेस वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। जो प्रोग्रामिंग यूज होती थी वो कौन सी यूज होती थी? यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी, जैसे C, C++, डेटाबेस, ये सारी चीजें, ये सारी लैंग्वेजेस इस फोर्थ जनरेशन में यूज होती थी। अब फोर्थ जनरेशन में यूज होने वाले कंप्यूटर देख लीजिए, तो यहाँ पे आ गया एप्पल सेकेंड, वेक्स 9000, क्रे 1/2, ये इस टाइम के कंप्यूटर्स के नेम है।
इस तरीके का देखिए फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर होता है, साधारण था, देखने को मिल जाता है। अब आती है बारी फिफ्थ जनरेशन की। तो जो फिफ्थ जनरेशन है वो आपकी 1989 से लेकर आज तक चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और इस टाइम के जो यूएलएसआई टेक्नोलॉजी है वो भी किसकी मदद से बनती है? आईसी मदद से ही बनती है। फिफ्थ जनरेशन में जो आईसी की मदद से नई टेक्नोलॉजी बनी उसको नाम हम दिया यूएलएसआई, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेयर कंप्यूटर्स आर असाइंड ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अब जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हुए ये कैसे हो गए? ऑटोमेटिक, यानी अपने आप ही क्या इंटेलिजेंस वर्क करने लगे, यानी अपने आप ही कई सारे काम करने लगे। दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वेयर दे विल यूज देयर ओन आईक्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एट एंड। इस टाइम के कंप्यूटर में कुछ इस तरीके की कृत्रिम मेमोरी बनाई जाती है कि जो कंप्यूटर मशीन है ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही कार्य करने में सक्षम है। इन मशीनों में जो मेमोरी लगी है वो ऐसी है जिससे ये जो कंप्यूटर है वो खुद ही अपने आईक्यू को क्या करते हैं? यूज करने लगे। यानी जो कंप्यूटर मशीन है वो खुद ही सेंस करने लगी ह्यूमन की तरह, जैसे हम सेंस करते हैं ना, ऐसे कंप्यूटर मशीन भी अपने आप में सेंस करने लगी और सेंस करके खुद ही काम करने लगी। तो ये जो टाइम है वो कौन सा है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, यानी कंप्यूटर मशीन अपने आप में इतनी इंटेलिजेंट हो गई कि वो अब सारा काम स्वतः ही कर लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक, कमर्शियल, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया एंड नेटवर्क एप्लीकेशंस। जैसे हम फोर्थ जनरेशन में पढ़ के आए हैं उसी प्रकार इस जनरेशन में भी जो कंप्यूटर्स हैं वो साइंटिफिक, कमर्शियल, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया एंड नेटवर्क एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी आप खुद ही देखते हो आज के टाइम पे जो कंप्यूटर है ये साइंटिस्ट भी यूज कर सकते हैं, हम कमर्शियल पर्पस से यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन कस्टमर सामान खरीदते हैं। इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन तो काफ़ी आ गई, हम जूम का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, यूट्यूब का यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया आ गया, मल्टीमीडिया यूट्यूब सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। और नेटवर्क एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, हम नेटवर्क एप्लीकेशंस यानी जो अपने मोबाइल फ़ोन इनको बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी फिफ्थ जनरेशन में चल रही हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग की बात कर लें तो जो प्रोग्रामिंग है वो कौन सी? हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, जैसे C#, जावा, पाइथन, ये आपकी फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं इस जनरेशन में उनके नाम क्या है? IBM, पेंटियम, परम, ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है। तो देखिए फिफ्थ जनरेशन में इस तरीके से रोबोटिक कंप्यूटर वर्क करता है। दिख रहा है इस तरीके से कंप्यूटर एक तरीके से पूरा मानव की तरह ही होती है मशीन। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कंप्यूटर की जनरेशन, जो कि 5 जनरेशन हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। अब आगे हम चलते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IT गैजेट्स। आइए जानते हैं IT गैजेट्स क्या होता है। सबसे पहले हम IT गैजेट्स की यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। A gadget is a small tool or device that has a specific useful purpose and function. गैजेट एक स्मॉल डिवाइसेस या स्मॉल टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करने का एक स्पेशल पर्पस होता है। जैसे कि आपने अपने घरों में मशीनें देखी होंगी, वॉशिंग मशीन देखी होगी, मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा। जैसे वॉशिंग मशीन है तो वो कपड़े धोने का कार्य करती है, उसका एक स्पेशल पर्पस है ना। पानी भरने वाली मोटर देखी होगी, तो वो जो मोटर है उसका भी स्पेशल पर्पस है कि उसको क्या करना है? पानी भरना है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल पर्पस से ये मशीनें डिज़ाइन की गई हैं। इसी प्रकार गैजेट्स होते हैं जिनको डिज़ाइन भी किसी ना किसी स्पेशल पर्पस से किया जाता है, यानी गैजेट को किसी ना किसी प्रॉपर वर्क के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि हमारे हाथों में जो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, ये भी क्या एक तरीके का गैजेट ही है। ठीक है, तो हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन है इसको यूज़ करने का स्पेशल पर्पस है कि हमको बात करनी है, हमको मैसेज भेजना है या फिर इंटरनेट यूज़ करना है। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस से हम अपने फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिखा है गैजेट टेंड टू बी मोर अनयूजुअल और क्लेवरली, ये याद रखना, क्लेवरली
डिजाइंड देन नॉर्मल टेक्नोलॉजी। कि आईटी गैजेट्स हैं, ये इनको बनाने में बहुत ही क्लेवरली यानी बहुत ही चतुराई का यूज़ किया जाता है, यानी बहुत ही टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, साधारण तरीके से ये आईटी गैजेट्स नहीं बनते। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आईटी गैजेट्स और उनकी एप्लीकेशंस की। ओके, सो आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस लिखा है हमने, व्हेन रिफरिंग टू गैजेट इट्स एन अनदर नेम फॉर अ विडजेट। जो हम गैजेट की बात कर रहे हैं, इन गैजेट्स को या इन गैजेट को हम विडजेट के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने लिखा है, इट रिफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज विदाउट नीडिंग एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन टू बी लॉन्च्ड फॉर ईच वन। ये जो आपके आईटी गैजेट हैं, ये साधारणतः कंप्यूटर प्रोग्राम को रिफर करते हैं, यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम ही इन गैजेट्स में वर्क करते हैं। अब ये जो कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं जो वर्क कर रहे हैं, इनको किसी अन्य स्वतंत्र एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए, ये स्वतः ही रन करते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ गई कि गैजेट है, इन गैजेट को चलाने के लिए किसी अन्य एप्लीकेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद ये जो गैजेट है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करता है जिसके द्वारा मल्टीपल गैजेट्स चला सकते हैं। अब ये वाली बात आपकी और भी क्लियर हो जाएगी जब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लेट अस सी लेटेस्ट आईटी गैजेट। अब हम यहाँ पे कुछ आईटी गैजेट्स देख लेते हैं जिनके एग्जाम्पल के द्वारा आपने जो पढ़ा है वो डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला दिख रहा है, ये जो आपको घड़ी दिख रही है, बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच 360। ठीक है, अभी जो स्मार्ट वॉच है ये क्या है, ये होने को तो साधारण जैसे आपके हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसी की तरह एक घड़ी है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है, जब आप इस घड़ी को अपने हाथ में पहन लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपने एक तरीके से अपना मोबाइल या फिर अपना कंप्यूटर ही अपने हाथों में पहन लिया। ठीक है, तो ये जो आपकी घड़ी है ये भी क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही चलती है। अब यहाँ पे देखिए कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे आप मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ चलाते हो, देखो ब्लूटूथ है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर। और देखो तो ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, साथ ही साथ में जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग है, स्टेप काउंट है। जैसे स्टेप काउंट क्या करेगी, आप कहीं वॉक पर जा रहे हो तो आपको ये जानने के लिए कि भाई आपने कितनी दूरी चल ली है, कितना आपने वॉक किया है आज। आप देखो ना मोबाइल फ़ोन पे आता है आजकल, स्टेप काउंट आते हैं कि आपने इतने स्टेप चल दिए, आपको इतना टाइम पानी पी लेना चाहिए, कितनी सारी चीज़ें आती हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखिए, आपने यदि घड़ी पहन रखी है तो आपको मोबाइल फ़ोन की अब आवश्यकता ही नहीं निकालने की, आप घड़ी से ही देख लो ये सारी चीज़ें, है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ देखनी होती है तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है ना। आपने जो हाथों में घड़ी पहन रखी है ना, इससे ही आप क्या करो, अपने स्टेप काउंट देख लो। आपके पास कोई मैसेज आया है, व्हाट्सएप मैसेज आया है, उसको चेक कर लो। किसी को व्हाट्सएप मैसेज जो है रिटर्न कर दो, यानी रिप्लाई दे दो। फेसबुक चला लो, आप आसानी से अपनी पोस्ट देख लो फेसबुक की। अलार्म वॉच इसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी सारी एप्लीकेशंस इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट आईटी गैजेट देख लीजिए। तो नेक्स्ट आता है आपका गूगल ग्लास। गूगल ग्लास क्या है, गूगल ग्लास बेसिकली आपके चश्मे जैसे ही होता है, आप नॉर्मल चश्मा यूज़ करते हो। ठीक है, बट ये आपका नॉर्मल चश्मा नहीं है, ये एक ऐसे ग्लासेस होते हैं जो कि आपकी वॉइस के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्लास क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप गूगल ग्लास लगा के और वॉइस के द्वारा कमांड दे के आप अपने जो गूगल ग्लास है इस पर आप आराम से इंटरनेट चला सकते हो, ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, कई सारी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, है ना। कई सारी जानकारी आप अपने चश्मे पे ले सकते हो, यानी आप जो जानकारी आजकल अभी मोबाइल फ़ोन पे ले रहे हो ना, इसी प्रकार गूगल ग्लास आ गए। यदि आप इन ग्लासेस को लगा दोगे तो आप जो मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चश्मे में दिख जाएगी। ठीक है, और ये जो चश्मा है आपका, जो भी आपका ग्लास है, ये चलता है आपकी वॉइस कमांड पे, यानी आप वॉइस कमांड के द्वारा अपनी किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ आप व्हाटएवर देखना चाहते हो, जो भी सूचना आप चाहते हो, वो अपने मोबाइल पे ले सकते, अपने चश्मे पर ले सकते हो, है ना, यानी गूगल ग्लास पर ले सकते हो। अब इस गूगल ग्लास की सबसे अच्छी खासियत, जैसे कि आपको देखिए पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, आपको ये
पिक्चर में इस तरीके से दिख रहा है सामने, ये इस तरीके की इमेज आपकी आंखों के सामने चलती है, ठीक है। अब ये जो गूगल ग्लास है ये एक ऑगमेंट रियलिटी को भी सपोर्ट करता है, यानी इस गूगल ग्लास में क्या होता है, कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे कि आप सामने पिक्चर देख रहे हो, तो जो पिक्चर आपके सामने वो वास्तव में जब तक आपने ग्लास लगा रखा है तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल चीज़ आपके सामने ही है ना, बिल्कुल आपके सामने, लेकिन वास्तव में वो चीज़ आपके सामने नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आज आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हुए हो और अन्य लोकेशन का आपको डाटा देखना है या अन्य लोकेशन की कोई भी चीज़ देखनी है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल वास्तविक आपके सामने दिख जाएगी और आपको लगेगा कि वो चीज़ वास्तव में आपके सामने, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है ना। जैसे आप किसी लॉयन की इमेज देखना चाहते हो, डायनासोर की देखना चाहते हो, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने दिखेगी और आपको लगेगा कि आप वास्तव में वो चीज़ आपके सामने, जबकि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के गूगल ग्लास होते हैं जिनको आप वॉइस कमांड के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो और वॉइस कमांड के द्वारा आप सारी इंफॉर्मेशन इसमें एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ में आप कुछ ऐसी ऑगमेंट रियलिटी इमेजेस भी देख सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ आभासी होती हैं, वास्तविक इमेज नहीं होती। वो इमेज आप अपने चश्मे पर, अपने इस गूगल ग्लास पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम आईटी गैजेट की बात करते हैं, तो ये आपको हाथ में दिख रहा है और इसका नाम होता है पीडीए। पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इस तरीके से एक डिवाइस होती है जो कि आसानी से आपके हाथ पे फिट हो जाती है मोबाइल फ़ोन की तरह, और इसमें किस तरीके से आपको पेन मिलता है जिसके द्वारा आप यहाँ पर अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में अपने डिजिटल नोट्स बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, लिखकर और इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो डिजिटल नोट्स कैसे, जैसे कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स, कोई ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, तो आप आसानी से अपने कॉन्टैक्ट्स लिख दो और इस डिजिटल डिवाइस में स्टोर कर दो, है ना। आपको कोई आवश्यक चीज़ है, कोई फाइल है, वो आपने कहाँ स्टोर की है, अब आप भूल जाओगे हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपने अभी कोई फाइल कहीं पर स्टोर करी है, कहीं पर रखी है, तो आप इसमें लिख दो आसानी से, तो कभी ज़रूरत पड़ी आपको, आप भूल गए, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, है ना, आपकी रोज के कार्य हो गए, टू डू लिस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें पीडीएफ में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आपके पर्सनल असिस्टेंट जैसा कार्य करती है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो डिजिटली आप इसमें क्या करते हो, सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हो और फिर डिजिटली स्टोर करने के बाद आपको जब भी आवश्यकता होती है तब आप इससे हर चीज़ देख सकते हो, इसमें ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए ये आपको एक छोटा सा जहाज दिख रहा है, ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रोन कैमरा, ठीक है। अब ये ड्रोन कैमरा क्या होता है, ड्रोन कैमरा एक तरीके से देखा जाए तो हवाई जहाज की तरह होता है, ठीक है। होने कोई कैमरा होता है, लेकिन देखिए ये आकृति इसकी दिख रही है हवाई जहाज जैसी। तो ड्रोन कैमरा ऐसा कैमरा होता है जो कि जहाज की तरह क्या होता है, उड़ जाता है, उड़ सकता है आसमान में। उड़ने के बाद क्या करता है, ये पिक्चर्स कलेक्ट करता है सब दूर की, ठीक है, जितने भी जो भी आसपास की पिक्चर्स हैं उनको ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरा, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें जीपीएस सिस्टम होता है, नेविगेशन का सिस्टम होता है, इस तरीके के इसमें कई सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं और ये स्वतः ही उड़ने में सक्षम होता है और स्वतः ही जो पिक्चर्स होती हैं वो कैमरे में क्या कर लेता है, अपने कैद कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेता है। और इसको चलाने के लिए किसी ह्यूमन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इसको उड़ाने के लिए किसी, जैसे आपने एरोप्लेन वगैरह देखे होंगे तो उसमें पायलट्स की आवश्यकता होती है, इसको उड़ाने के लिए इसमें किसी व्यक्ति को बैठने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ ये कंट्रोल हो जाता है दूर से, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तब आता है आपका, देखिए इस तरीके से पेन, और ये जो आपको दिख रहा है ये है कैमरा। तो हम ये जो डिवाइस, इसको हम बोलते हैं पेन विथ कैमरा। ये पेन विथ कैमरा कुछ इस तरीके से पेन होते हैं जिनके अंदर इस ऐसे कैमरा क्या होता है, फिट होता है। अब ये कैमरा जो फिट होता है पेन के अंदर, तो ये बहुत काम का होता है हमारे। जैसे आप इसको अपने पॉकेट में रख लीजिए, फिर आप यदि चाहें तो आप इसको ऑन कर दीजिए और कहीं भी जाकर इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, गुप्त रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी अगले को पता नहीं चलता। आप इसको अपने पॉकेट में आराम से लगा के चले जाइए तो ऑटोमेटिक जो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी इस कैमरे से, ठीक है। तो आप इसको गुप्त रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हो इस कैमरे को, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आपको देखिए इस तरीके से ये एक और डिवाइस दिख रही है और इस डिवाइस का नाम है यहाँ पर टैबलेट पीसी।
टेबलेट पीसी आप सभी जानते हो कि हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है इसका एक बड़ा रूप है, यानी कि हमारे लैपटॉप से तो छोटा होता है लेकिन हमारे नॉर्मली जो फ़ोन होते हैं इनसे बड़ा होता है। सो टेबलेट पीसी एक तरीके से कंप्यूटर ही होते हैं पूरा, ठीक है। एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसको आसानी से आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बहुत ही पोर्टेबल होता है, अपने हाथों में उठा सकते हो, कहीं पर भी ले जाके यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक टेबलेट पीसी के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप सबने इस टेबलेट पीसी को देखा होगा, ठीक है। तो टेबलेट पीसी में इतना ही बताइएगा कि ये भी एक कंप्यूटर का ही रूप है जो कि हमारे लैपटॉप से छोटा होता है लेकिन हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से बड़ा होता है। इसमें भी आसानी से हम जो काम अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ है टेबलेट का वो हम पढ़ाई के पर्पज़ से करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी एक बड़ी स्क्रीन दिख जाए तो उसमें हमें पढ़ने में आसानी होती है, या फिर हमें किसी से वीडियो चैटिंग करनी है तो वो आसानी हो जाती है, वीडियो देखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। और जो टैबलेट्स हैं इनके आजकल कई प्रकार के रूप सामने आ गए, जैसे कि किंडल आ गया। अब आप जानते हैं किंडल है वो क्या है, एक तरीके का टैबलेट ही है जिसमें आप अपने बुक्स को रीड कर सकते हो, बुक्स स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ई बुक ले सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी बैठ के ई बुक को पढ़ सकते हो। आँखों आँखों के लिए भी ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टैब आ चुके हैं मार्केट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो 7th आता है वो आता है हमारा लैपटॉप एंड नोटबुक। एक तो आपने ये लैपटॉप देखा है, बड़ा आसानी से बहुत ही इजीली कैरी हो जाता है, आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हो। बस इसको चार्ज करना होता है, आप चार्ज कर लो इसको, है ना, प्लग में लगाकर, और फिर उसके बाद कहीं पर भी जब तक ये चार्ज है आसानी से, जब तक इसकी बैटरी चलेगी आसानी से आप अपने लैप पर रखकर और इसको यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आसानी से आप अपने लैप पर इसको रखकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो लैपटॉप है ये बहुत ही सुविधाजनक होता है, लाइट वेट होता है, इसको आप आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, ठीक है, यात्रा में ले जा सकते हो, बहुत ही सुविधाजनक होता है और कई सारे फीचर्स इसमें आते हैं लैपटॉप में। अब लैपटॉप के साथ साथ नोटबुक क्या होता है, तो देखिए नोटबुक एक एडवांस फीचर है लैपटॉप का, ठीक है। जैसे नोटबुक है, आप नोटबुक उसको बोल सकते हो जिसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी पतली होती है, काफ़ी लाइट वेट होता है नोटबुक। तो बेसिकली देखा जाए तो आजकल जो लैपटॉप हैं वो भी, उनको भी आप नोटबुक बोल सकते हो, ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं दिखेगा कि आप बोलोगे कि इसको हम नोटबुक क्यों बोल रहे हैं, लैपटॉप क्यों बोल रहे हैं। तो बस ये जान लीजिए कि एक छोटा सा लैपटॉप जो कि जिसकी स्क्रीन काफ़ी पतली हो, जो आपको काफ़ी लाइट वेट लगे, तो उसको आप नोटबुक बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो टॉप को भी कई लोग नोटबुक बोलने लगे हैं, ऐसा कुछ इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना ही आता है, थोड़ा सा वजन में डिफरेंस आता है, जो नोटबुक है वो थोड़ा हल्का होता है, लैपटॉप थोड़ा भारी होता है, और जो नोटबुक है इसकी आप स्क्रीन देखोगे तो काफ़ी पतली होती है, बजाय कि लैपटॉप की स्क्रीन तो हल्की सी मोटी होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो और कई लोग तो नोटबुक को भी लैपटॉप बोल देते हैं और लैपटॉप को भी नोटबुक बोल देते हैं, तो ऐसा कोई विशेष अंतर यहाँ पर नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।